हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। साथियों, 10 मिनट में आपको 10 सवाल देने वाले हैं जो कि हमारे करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है। साथियों, इस चैनल पर आपको डेली की करंट अफेयर की क्लास मिलती रहती है और अदर क्लासेस भी मिलती रहती हैं। साथियों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। साथियों, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चंपई सोरेन बने हैं। अब साथियों, चंपई सोरेन के बारे में देख लीजिएगा। चंपई सोरेन साथियों किस सीट से विधायक रह चुके हैं और इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। सरायकेला सीट से ये विधायक रह चुके हैं चंपई सोरेन। विधायक है सरायकेला सीट से चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें महागठबंधन झामुमो कांग्रेस आरजेडी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चंपई सोरेन झारखंड के मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं। 2005 से लगातार सरायकेला के विधायक हैं। उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आपको याद रखना है, चंपई सोरेन सरायकेला के विधायक हैं और ये 2005 से लगातार हैं। आपको इस बात को याद रखना है। आगे बढ़िए साथियों, अगला हमारा सवाल है, एशिया क्रिकेट काउंसिल के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं। साथियों, तीसरी बार लगातार अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं साथियों जय शाह। जय शाह को साथियों 2021 से लगातार जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष पद पर बने रहे हैं। साथियों, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। आगे देखिए साथियों, इसके बारे में, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी के प्रमुख बने रहेंगे। जय शाह को 2021 में पहली बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जय शाह 2021 में एसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। आगे देखिए साथियों, एशिया क्रिकेट काउंसिल के बारे में। एशिया क्रिकेट काउंसिल के बारे में, इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। साथियों, 19 सितंबर 1983 को एशिया क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। मुख्यालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है। कहाँ पर है साथियों? कोलंबो श्रीलंका में। इसके अध्यक्ष जय शाह बने हैं, हाल ही में बने हैं, पहले भी यही थे। आगे बढ़िए साथियों, अगला सवाल है हमारा, भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? आप सभी को याद रखना, 93 है। साथियों, 2022 में कितनी रैंक थी भारत की? 2022 में थी 85। 2022 में इनकी रैंक थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए इसके बारे में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट को जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। साथियों, भ्रष्टाचार क्या है? बढ़ा है। भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 39 निर्धारित किया गया है, जबकि 2022 में यह स्कोर 40 था। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को याद रखना है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1978 को। 1978 को संसद द्वारा एक नए अधिनियम से की गई थी। 1978 के अधिनियम से की गई थी। देखिए साथियों, इसके बारे में, भारतीय तटरक्षक दिवस हर वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री मार्ग की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी। भारतीय तटरक्षक लगभग 7516 किमी क्षेत्र के भारतीय समुद्री तट की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 और 78 को की गई थी। 78 में साथियों इसका अधिनियम आया है। आगे देखिए साथियों, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? साथियों, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? तो ये मलेशिया के राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के राजा बने हैं। आगे देखिए साथियों, सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनकी ताजपोशी 31 जनवरी 2024 को की गई है। सुल्तान इब्राहिम का संबंध मलेशिया के जौहर राज्य से है। राजा को यांग डी पर्टुआन एंगोंग के नाम से भी जाना जाता है। मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल में होता है।
आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखिए, इंसानों में पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? साथियों, ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण तो ये किसके द्वारा किया गया है? न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है, न्यूरालिंक कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है, प्रत्यारोपण किया गया है मानव के ब्रेन में चिप का। आगे देखिए साथियों, इसके बारे में और जान लेते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसानों के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इंस्टॉल की है। यह डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। साथियों, इसका नाम याद रखना है आपको। इसका नाम है लिंक। आपको ये नाम याद रखना है। यह 5 सिक्कों के आकार का एक उपकरण है। सर्जरी के माध्यम से मानव मस्तिष्क के अंदर इसको रखा जाता है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो साथियों, 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है पूर्णकालिक। आगे बढ़ते हैं साथियों, इनके बारे में जान लेते हैं चारों सदस्य। देखिए साथियों, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की है जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। 4 सदस्य कौन कौन से हैं? एएन झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्य क्रांति घोष। साथियों, एएन झा पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। सौम्य क्रांति घोष एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आगे देखिए साथियों, चौथे नंबर के हैं वो है हमारे निरंजन राजा अध्यक्ष अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। देखिए साथियों, अगला सवाल है हमारा, लघु बाण जाति द्रव्य काय। साथियों, LABHA लाभा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों, लाभा योजना ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। देखिए साथियों, ओडिशा सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना शुरू की है। यह लघु वन उपज MFP के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना है। अब हर साल लघु वन उपज MFP का MSP राज्य सरकार तय करेगी। यह योजना ओडिशा की एक बड़ी आदिवासी आबादी को प्रभावित करेगी जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% है। साथियों, आपको याद रखना है, लाभा योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, THDC। साथियों, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? साथियों, ये उत्तराखंड राज्य में किया गया है, ऋषिकेश जिला में। ऋषिकेश जिला उत्तराखंड में शुरू किया गया है सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बारे में देखिए, THDC इंडिया लिमिटेड THDCL द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना को ऋषिकेश उत्तराखंड में विकसित किया गया है। यह परियोजना 1 मेगावाट रूफ और संयंत्र से प्रतिदिन 500 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। आगे देखिए साथियों, THDC इंडिया लिमिटेड विद्युत क्षेत्र का PSU है। THDC टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो साथियों, ये 7% बढ़ने का अनुमान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 7%। देखिए साथियों, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा तैयार की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे अधिक की विकास दर हासिल करेगी। इस रिपोर्ट को मिनी इकोनॉमिक सर्वे माना जा रहा है। साथियों, इस क्लास को अब यहीं तक रखेंगे। देखिए साथियों, रिपोर्ट में कहा गया है
कि भारत ने के 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ रही है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। साथियों, अब इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।